गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद बच्चों। कल जो लास्ट वीडियो जीएस नेक्सस की तरफ से डाला गया था, तो जेपीएससी के अंदर में जो पेपर 4 है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर 4 के अंदर में अभी हम लोग उसका जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और इस कड़ी में लास्ट जो यहाँ से एक्सप्लेन करवाया गया था, 10 क्वेश्चंस को हमने बहुत ही एक्सप्लिसिट वे में करवाया, सो दैट कि एक बेहतर तैयारी या फिर आपको एक डायरेक्शन मिल पाए, बेहतर डायरेक्शन मिल पाए, और आगे भी आप जब पढ़ेंगे तो इन्हीं सारे ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर के अराउंड उसको पढ़ने समझने की कोशिश करिएगा। आज इस कड़ी में हम लोग जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, और फिर जो इसका पार्ट 3 होगा, यानी कि आज के वीडियो में पार्ट 2 में जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो 10 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं आपको। और जो डिस्क्रिप्टिव वाले 4 क्वेश्चंस हैं, हालांकि 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं जो सेक्शन बी वाले होते हैं, और उसमें से फिर हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो पार्ट 3 के अंदर में उसको करेंगे। यानी कि ये जो पूरा पेपर 4 है इसको 3 पार्ट के अंदर में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपके लिए हेल्पफुल रहे तैयारी में। तो हम लोग आज 11th क्वेश्चन, ध्यान रहे आपको, यानी कि जेपीएससी के अंदर में जो पेपर का पैटर्न है, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं, और वहीं पे ये मिला करके यानी 40 मार्क्स इधर से हो गए, और उधर से आपको 40-40 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और उधर से 160 मार्क्स हो गए, और कुल मिला के आपका 200 मार्क्स है। तो आने वाले टाइम में हर पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग, जीएस नेक्सस की तरफ से आपको ये सुविधा दी जाएगी, और फिर आराम से आप वीडियो को पीसफुली समझने की कोशिश करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, कोई कंसेप्ट छूटे ना, है ना। तो इन्हीं सारे चीजों के साथ आज हम लोग 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, यानी कि भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना की गई। आपको ध्यान होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी दैट गॉट परमिशन, ट्रेड परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1600 AD, और वो जब केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में परमिशन के ईस्ट में ट्रेड करने को लेके परमिशन लेती है, और यहाँ पे आके 1608 में वो अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। तो आपने देखा होगा कैसे एक कंपनी कॉमर्शियल ऑपरेशन को करते हुए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर देखा होगा कि कैसे जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि कंपनी लॉ के थ्रू, कंपनी रूल के थ्रू, और वहीं पे ब्रिटिश क्राउन के भी थ्रू, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस क्वेश्चन का हालांकि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिला डिस्कशन करवाने को, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यानी कि कंपनी रूल के अंदर में जो अपने पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले हैं, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से 33 वाला सीधा आ जाता है, 53 वाला आ जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट है ना। उसके पहले यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और वहीं के बाद यानी कि इसी के थ्रू, यानी कि क्वींस डिक्लेरेशन जो था, इसके बाद हम लोग क्राउन रूल के अंदर में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। बट उसके पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, और यानी कि आपने देखा होगा क्या कि कैसे कंपनी, कमर्शियल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कमर्शियल ऑपरेशन यानी सिविल सर्वेंट का जो उन्होंने पोस्ट क्रिएट किया था, सबसे पहले ये कमर्शियल फंक्शंस को करते थे, और बाद में जो वारेन हेस्टिंग्स साहब है उन्होंने कैसे इस जो कमर्शियल सिविल सर्वेंट के द्वारा जो कमर्शियल फंक्शंस करवाए जा रहे थे, और कैसे उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया। तो इसी वजह से वारेन हेस्टिंग्स को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के नाम से फादर नहीं बोलते हैं, एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द पोस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से इसको यूज किया, हालांकि ये पहले ही से चला आ रहा था, जिसमें कि आपने पढ़ा भी होगा शायद 1675 यानी 1675 में ग्रेडेशन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि आपने देखा होगा जो अप्रेंटिस है, राइटर है, फैक्टर है, मतलब कि नीचे से नीचे, मतलब हायरार्की में हम लोग बॉटम टू अप जा रहे हैं। अप्रेंटिस हैं, राइटर हैं, फैक्टर है, जूनियर मर्चेंट हैं, सीनियर मर्चेंट, यानी अप्रेंटिस सबसे नीचे वाले पोस्ट पे और सीनियर मर्चेंट सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे। और फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जो है उन्होंने जो सिविल सर्वेंट है उनको एंगेज किया एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, इसलिए उनके साथ ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सिविल सर्वेंट को इंट्रोड्यूस किया, है ना, इंडिया के अंदर में। और फिर कैसे
जो कॉर्नवालिस हैं उन्होंने इस पोस्ट को रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज किया, रैशनलाइज किया। दैट्स वाई उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस उसी को लेकर के है। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, तो जो जिलाधीश का पोस्ट है उन्होंने किसने किया होगा, आपको ऑप्शन दे देता हूँ, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कर्टजन और रिपन। तो ये वारेन हेस्टिंग्स ही था जिन्होंने कि इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्वेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से। तो आंसर इज वारेन हेस्टिंग्स, ए, है ना। और इस एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा कि इंट्रोड्यूस्ड बाय फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो उस वक्त चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर चेंज हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर एंड ओरिएंटेशन दोनों ही चेंज हो जाता है। पहले जो कि गवर्नमेंट सेंट्रिक हुआ करते थे, एक्सप्लॉइटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन थे, ये सारे फीचर्स थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अब वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे एस्पेक्ट, यानी कि पीपल और सिटीजन वाज एट द हार्ट और कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे वो चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियस है सिविल सर्वेंट के रोल भी व्यापक पैमाने पे चेंज हो जाते हैं। और इस कड़ी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं अपने, उन्होंने एक स्टील फ्रेम प्रोवाइड करवाया इंडियन सिविल सर्विस को लेके। उन्होंने जो नेचर है रीडिफाइन किया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। चूंकि नेचर चेंज हो जाएंगे, अब वेलफेयर गवर्नमेंट का एस्पेक्ट है, और इसी कड़ी में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। मैंने बोला फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, so there is great difference between फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, हु सजेस्टेड दैट द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी शुड बी ब्राउट एट पार विद द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। हिंदी में बोल दे रहा हूं, 1973 में किसने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव के पद का कार्यकाल भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस वगैरह की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस देखिए मेरे ख्याल से आपको तैयारी इस वे में करनी चाहिए कि डायरेक्ट जो वहां पे आए आंसर, ऑप्शंस तो बाद की बात होती है। तो इसी कड़ी में हम लोग पहले ये समझते हैं चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट। तो देखा होगा आपने कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर एट द स्टेट लेवल कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जब एस्टेब्लिश हुआ था, और यहाँ पे आपको ये भी बतला दूं, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है अभी तक 2 बार एस्टेब्लिश हुआ है। पहली बार ये 1966 में, जिन्होंने के रिकमेंडेशन सौंप दिए थे अपने 1969 में, और दूसरी बार पहली बार के ही बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बारे में चलते हैं। तो पहली बार जब प्रशासनिक सुधार लाया गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इट वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। एंड व्हेन मोरारजी देसाई बिकेम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको प्रिजाइड किसने किया, यानी कि चेयरमैनशिप किसने करी, तो ये है के हनुमंतैया। तो ध्यान में रखिएगा, 2 लोग जुड़े हुए हैं चेयरमैनशिप को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, और यही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है जो कि लगभग 20 मैटर्स पे रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 20 रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट किया, और उसी रिपोर्ट में जैसे कि एक था सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को इनहेंस करने के लिए। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक रिकमेंडेशन ये भी दिया था कि जो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है इसको इक्विवेलेंट कर देना चाहिए सेक्रेटरी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको ये भी पता होगा कि स्टेट लेवल के अंदर में जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी ही होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे जब हम लोग बात करें सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर की, या कंट्री के अंदर में जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पहले वाले का मैटर क्लियर हो जाता है। हालांकि एक क्वेश्चन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से भी है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसमें देखते हैं। थोड़ा आपको यहीं से शुरुआत दे देता हूँ कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि 2005 में बनाए गए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम वीरप्पा मोइली, और इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस वगैरह सबमिट करते हैं। टोटल इन्होंने 15 रिपोर्ट सबमिट किए, जो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। पॉल पीएच एपलबी कमेटी। अब देखिए कल जो डिस्कशन करवाया था 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस का, उसमें से आपको ये बताया गया था कि जब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद और एक वहां से एक कमेटी को भेजा जाता है टू ओवरसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामिन करने के लिए कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है इस नए भारतीय संविधान के अंदर में। तो वो कमेटी कौन सी थी, पीएच एपलबी कमेटी। तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको
वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो ही जाता। मुझे नहीं पता था क्या कि ये क्वेश्चंस या ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बट ये देखिए मिला आपको PHFLB, जो कि 1953 में बनाई जाती है और 55 में ये इनका टर्म होता है। कोई भी कमिटी का जैसे टर्म होता है ना, तो 53 और 55 ऐसा करके है। तो 53 में कंस्टिट्यूट किया गया और 55 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर दिए। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे ऑप्शंस में संथानम कमेटी है, तो संथानम कमेटी एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे बनाई गई थी 1963 में। संथानम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे दो बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हालांकि ध्यान में ये आपको रखना है कि 1963 में जो संथानम कमेटी बनी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेके, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो रिकमेंडेशन है, वो दो बॉडी को सेटअप करने के मैटर पे था। CBI जो कि अभी वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर में ऑपरेशनल है, और जो कि CVC के बारे में है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि ये बॉडी ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल तो है, यानी कि पेरेंटल कंट्रोलिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, बट ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी अपने पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज, कंपोजिशन, यहाँ तक कि वो अगर किसी पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर में बतलाए गए हैं, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो अनलाइक CBI विच इज एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जब ये CBI बनाई गई थी 1963 में, तो उस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ऑपरेशनल था। और जब CVC जो कि बनाई गई थी 1964 में, उस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर में एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे आया था। बट इन द ईयर 2003 एक लॉ का फॉर्मेशन होता है, वो है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, और इसी के अंदर में इनके ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस, कंपोजिशन वगैरह को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो दैट्स व्हाई 2003 के बाद स्थिति बदलती है, और अब CVC जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस गेन किए हुए है। बाकी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, ये थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्लाइड एस्पेक्ट, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्वेश्चन हैं। ये 10 के बाद से शुरू हो गया, 11वें से ही शुरू हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13th है, among the administrative thinkers mentioned below who differentiates between public and private administration, यानी हिंदी में पढ़ ले रहा हूं उसको। लोक प्रशासन के निम्न विचारकों में से किसने लोक प्रशासक व निजी प्रशासन में अंतर का उल्लेख किया। तो ध्यान में रखिएगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन होता है, और जैसे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी का इवोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले ये बतलाया गया था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना। और इस व्यूज को एक्सेप्ट करने वाले थे, मैं नाम लिख दे रहा हूं, यानी कि जो अपने पास, आपने हेनरी फ्योल का नाम सुना होगा, है ना, हेनरी फ्योल होंगे। फिर उसके बाद जो लिंडाल उर्विक है ना, MP फॉलेट का नाम सुना होगा। उसके बाद लूथर गुलिक का नाम सुना होगा। तो ये चार ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने कि इस बात को एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ध्यान में कर लीजिए, ये चार ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने बताया कि नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या कि किन्होंने बतलाया कि मतलब अंतर है। तो ऑप्शन इज हर्बर्ट साइमन, उर्विक, हेनरी फ्योल, और डी है आपका लूथर गुलिक। तो इसमें मिलाइए, देखिए उर्विक हो गए, फॉलेट हो गए, गुलिक हो गए, फ्योल हो गए। तो ये चारों तो आपको बता रहे हैं क्या कि डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस है। तो अब बाय डिफॉल्ट आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन, यानी H साइमन, और आंसर इज ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। देखिए एक चीज है, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियोरी पार्ट वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है, जो थियोरीज का इवोल्यूशन वगैरह है, वहां से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नीति आयोग के बारे में, है ना, नीति आयोग को लेकर के बताया ये आपसे जा रहा है कि नीति आयोग किस तरह की बॉडी है ना, लाइन एजेंसी है, स्टाफ एजेंसी है। तो ध्यान में रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास तीन एजेंसी का, तीन बॉडीज का जिक्र होता है, यानी लाइन एजेंसी, है ना, यानी कि जो कि इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, जो कि मेन डिसीजन मेकिंग का काम करती है, और वहीं पे स्टाफ एजेंसी यानी कि एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, रिकमेंडेशन का रोल प्ले करते हैं,
बाकी जो हम लोग उसमें बहुत बार पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, क्या क्या कुछ थिंकर्स, जब प्रॉपर क्लास होती है इन सब की तो उसमें ये बतलाया जाता है जो कि सिलेबस का पार्ट है कि क्या थिंकर्स ने, मतलब कौन से थिंकर्स ने लाइन एजेंसीज के बारे में क्या बोला, स्टाफ एजेंसीज के बारे में क्या बोला जा रहा है। जैसे आज के डेट में मैं आपको बोलूं कि इंफॉर्मेटिव सर्विस है ना, स्टाफिंग सर्विस, सुपरवाइजरी सर्विस, ये सब किन्होंने बोला, तो लेट्स सी, उसको एक अलग मुद्दा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और ऑक्सिलरी एजेंसी जो है लाइन और स्टाफ को हेल्प करते हैं, ऑक्सिलरी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सिंपल आप देखिए, नीति आयोग आज के डेट में क्या है, नीति आयोग एपेक्स लेवल प्लानिंग बॉडी है ना, जो कि रिप्लेस करते हुए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए बनाया गया है। तो नीति आयोग इज एन, है ना, एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एजेंसीज, लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज, लाइन एजेंसीज, स्टाफ एजेंसीज। तो यहाँ पे देखिएगा, स्टाफ एजेंसीज वैसे बॉडी हुआ करते हैं जो कि गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे नीति आयोग तो हो ही गए, है ना, पीएमओ है, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह है जो कि एडवाइस रोल प्ले। अब जैसे कि डायरेक्टरेट की बात करें, डायरेक्टरेट जैसे कि आपने देखा होगा जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम डायरेक्टरेट का भी होता है, तो ये सब क्या हो गए, एक्चुअली लाइन एजेंसी, प्योर लाइन एजेंसीज के तौर पे काम करते हैं। तो क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। आप 14 का हो जाएगा आपका डी, यानी स्टाफ अभिकरण। अगला क्वेश्चन है, which report of the second administrative reforms commission has identified the barriers of good governance in India? हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासनों की बाधाओं की पहचान की है? अब देखिएगा, बेसिकली ये क्वेश्चंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को लेकर के, और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अपने पास अभी तक भारत के अंदर में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। एक बार 1966 में और दूसरी बार आपको 2005 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ एम वीरप्पा मोइली। जब दूसरी बार कंस्टिट्यूट किया जाता है, इनका काम होता है कैसे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करें, और डिफरेंट सेक्शंस पे, डिफरेंट सेक्टर्स में ये रिकमेंडेशन देते हैं। और जहां तक बात है सेकंड एआरसी की, तो सेकंड एआरसी ने अपने रिपोर्ट 15 रिपोर्ट सबमिट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसी 15 रिपोर्ट के अंदर में 12वां रिपोर्ट था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वीरप्पा मोइली साहब ने बहुत सारे, यानी सेकंड एआरसी ने बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बैरियर का रोल प्ले करते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना, करप्शन वगैरह का, इनएफिशिएंसी का, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इनएफिशिएंट कैरेक्टर, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते, देखिए बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये। और जब भी आप पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड एआरसी का, तो 15 रिपोर्ट के अंदर में नॉर्मल सा है, डिस्कशन होता ही होता है इसके बारे में। यानी विच रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एआरसी हैज आइडेंटिफाइड द बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये आपका 12वां रिपोर्ट है ना, 12वां रिपोर्ट। उस टोटल 15 रिपोर्ट के अंदर में जो 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं पे बैरियर्स को हाईलाइट किया गया है सेकंड एआरसी के द्वारा। तो क्लियर कट आंसर इज ए। 16 पे हम लोग देख लेते हैं, जो 16th क्वेश्चन है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए प्योरली आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो जब हम लोग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि एवोल्यूशन में शुरुआत में ही, है ना, वेरी फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें दी गई है। तो अब वहां पे ये बतलाया गया है कि इसके नेचर 2 टाइप के होते हैं, समझिएगा, 2 टाइप के हैं। यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है 2 टाइप का, एक बतलाया गया इंटीग्रल व्यू, और दूसरा बतलाया जाता है मैनेजरियल व्यू। तो अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इंटीग्रल व्यू क्या है और मैनेजरियल व्यू क्या है। तो इंटीग्रल व्यू में ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पसेस ऑल एक्टिविटीज, वेदर इट इज टेक्निकल, वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, क्लरिकल, है ना, क्लरिकल हो चाहे मैनेजरियल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जो भी चीजें हैं सबके सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव के बारे में बतलाता है, जबकि मैनेजरियल व्यू में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर मैनेजरियल एस्पेक्ट तक सिमट के रह जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपका वही है कि एक्चुअली थ्योरी पार्ट में है क्या, कि किन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किन्होंने बतलाया इंटीग्रल व्यू को। तो सिंपल सा है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इंटीग्रल व्यू है दैट एडवोकेट्स फॉर द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज। और 2 थिंकर्स थे, एल.डी. व्हाइट और डिमॉक साहब, ये जो है इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं। और वहीं पे जो मैनेजरियल व्यू है उसमें साइमन हो गए, अपने थॉमसन हो गए, और जो
लूथर गुलिक हो गए, ये तीनों ही सपोर्ट करते हैं मैनेजरियल व्यूज को। समझ पा रहे होंगे होपफुली। तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंटीग्रल व्यू। तो ऑप्शन देखिए, लूथर गुलिक, थॉम्पसन, साइमन, एल डी वाइट। तो लूथर गुलिक, थॉम्पसन, साइमन ये तो मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं, समझ पा रहे होंगे। इंटीग्रल में मैनेजरियल भी इंक्लूडेड है, वहीं पे आपको टेक्निकल भी इंक्लूडेड है, क्लरिकल भी इंक्लूडेड है, मैनुअल भी इंक्लूडेड है, जबकि मैनेजरियल में सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल व्यू इंक्लूडेड है ना। इस व्यू को सपोर्ट करने वाले में थॉमसन वगैरह, थॉमसन है, एलडी वाइट है, ये सारे, सॉरी एलडी वाइट हो गए, डिमॉक हो गए। और वहीं मैनेजरियल में अपने पास जो थियरी थिंकर्स हैं, साइमन हो गए, स्मिथबर्ग हो गए, थॉमसन हो गए और लूथर गुलिक हो गए। तो क्लियर कट ऑप्शन इज एलडी वाइट, है ना। तो ये हो गए अपने 16 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17th वाला। Which one of the following articles of Constitution of India provides for the setting up of State Public Service Commission? तो इसको एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। एक, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो आपका जब हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूपीएससी का जिक्र भी होता है वहां पे, तो वहां भी बतलाया जाता है। और दूसरी बात, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं जीएस पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो उस वक्त भी आपको यूपीएससी एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना, उस वक्त भी बतलाया जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Which one of the following articles of the Constitution of India provides for the setting up of State Public Service Commission? यानी भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में तो देखते हैं हम लोग। बेसिकली अपने पास पार्ट 14 है अभी तक, अभी एट प्रेजेंट अपने पास संविधान में टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं? इट इज 25 पार्ट्स। इस 25 पार्ट्स के अंदर में अपने पास एक पार्ट है पार्ट 14, है ना। पार्ट 14 के अंदर में बेसिकली बात होती है जो कि पार्ट 14 आपको आर्टिकल 308 से 323 तक बतलाया गया है। और दो चैप्टर में बटे हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जो चैप्टर 1 है सर्विसेज को डील करता है और चैप्टर 2 बतलाया गया पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। बेसिकली जो आर्टिकल, जो कि चैप्टर 2 का प्रोविजन है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक दिया गया। और वहीं उसी के फर्स्ट आर्टिकल यानी कि चैप्टर 2 के अंदर में पहला आर्टिकल दिया गया है 315, और इसके बारे में बताया गया है देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य स्तर पे भी और संघ स्तर पे भी। तो कहां पे? सिंपल सा है, तो आर्टिकल 315। तो ऑप्शन से भी आपके पास 312, 313, 314 और 315। तो सिंपल सा है, आपको ये सारी चीजें। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज डी, 17 का डी। अगला है 18, फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर सब्जेक्ट का। हु हैज कॉइन्ड द पोस्ट कॉर रिव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कवर करते हैं, जैसे आपने पिछला जो एक मैनेजरियल इंटीग्रल वाला देखा, ये तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डील करता है। लेकिन जब हम लोग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसके स्कोप भी दो टाइप से, एक अपना आ जाता है पोस्ट कॉर व्यू, है ना, समझिएगा अच्छे से, पोस्ट कॉर व्यू, और दूसरा हो जाता है आपका सब्जेक्ट मैटर, है ना। अब देखिए पोस्ट कॉर व्यू का क्या मतलब हो जाएगा, पहले तो हम लोग इसके जो एक्रोनिम है उसको समझते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। तो ध्यान में रखिएगा पोस्ट कॉर, हालांकि ये 8 अल्फाबेट दिख रहे हैं, कैपिटल अल्फाबेट दिख रहे हैं, बट 7 के लिए यूज किया गया है। पोस्ट कॉर्व एक नैरो एस्पेक्ट को दिखाता है, यानी कि गेटिंग थिंग्स डन वाले एस्पेक्ट को दिखाता है। लूथर गुलिक ने एडवोकेसी की थी। और सब्जेक्ट मैटर जो है, जैसे मरियम का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो सब्जेक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है, कि ऑब्वियस है ये पोस्ट कॉर्व व्यू भी होगा, और जो आज के हिसाब से कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो भी डायरेक्शंस होंगे, हिंड्रेंसेस होंगे, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो दिस वन इज मोर फ्रूटफुल। लेकिन क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि हु हैज कॉइन्ड द पोस्ट कॉर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरुआत लेवल का क्वेश्चन है कि पोस्ट कॉर व्यू को किसने क्वाइन किया। तो आपको बतलाते क्रम में ही बताया था कि पोस्ट कॉर व्यू को सपोर्ट किसने किया, क्वाइन किसने किया, तो इट ही वाज लूथर गुलिक। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली टू सीजर की टाइप में बतलाया गया, तो वो सब एक कोर होते हैं, तो बाद में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे व्हाइल स्टडीइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ जेपीएससी पेपर 4। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा गुलिक, है ना। तो ये टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पोस्ट कॉर्व को एक्चुअली टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे पेश किया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप पढ़े हुए हैं तो क्लियरली आप मैक्स वेबर को टिक करते हैं ना, ऑप्ट करते। बट अगर किन्हीं को थोड़ा कंफ्यूजन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उन्होंने, तो यहाँ पे चारों का ऑप्शन देखते हैं। एल्टन मेयो है, मैक्स वेबर है, हेनरी फ्योल है, मैकग्रेगर है। तो यहाँ पे देखिएगा, एल्टन मेयो को आप किस लिए जानते हैं? एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशन थियरी के प्रोपेगेटर के तौर पे, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के प्रोपेगेटर के तौर पे, हेनरी फ्योल को आप क्लासिकल थिंकर्स में जान रहे हैं, मैकग्रेगर को आप जो है थियरी एक्स एंड वाई के तौर पे जानते होंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी जो सबसे पहले आपको 1745 में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है विंसेंट डी गॉड ने, उन्होंने क्वाइन किया था। और फिर कैसे मैक्स वेबर ने इसको कंसेप्चुअलाइज किया, थ्योरी प्रोपेगेट करी, है ना। बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर में कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे थिंकर्स का, है ना। जहाँ पे कि आपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वगैरह के भी बारे में पढ़ा होगा, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग थियरी हैं उसके बारे में। तो मैक्स वेबर ही वो आइडेंटिफाइड नेम है ना, जिन्होंने कि हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर का हो गया आंसर, 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और वहीं पे जो लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन के अकॉर्डिंग, है ना, जो कि पहले ही आपको बोला था कि हम लोग इस पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 जो कि हो चुका है 10 क्वेश्चंस का, ये लोग एकदम बिल्कुल डिटेल्ड वे में आपको डिस्कशन करवाया। और जो आज बचे हुए थे नेक्स्ट जो सेक्शन ए के अंदर में 10 क्वेश्चंस बचे थे, आज के इस वीडियो में कर दिया गया उसको। और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, यानी सेक्शन बी के अंदर में जो 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो आंसर राइटिंग है वो कैसे एक दिन का गेम नहीं होता है, 10 दिन का गेम नहीं होता है, रेदर इट इज एन आर्ट, है ना। और आर्ट को लर्न किया जाता है एक डेडिकेशन के साथ, हर दिन की मेहनत के साथ। और क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बिल्कुल समझेंगे कि अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं इसलिए बच्चा वाला, क्योंकि गारंटी के साथ हम इस डायरेक्शन में करवाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं क्योंकि आपके पास अगर देखिए क्वेश्चंस आसान हो या फिर टफ हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपकी तैयारी कैसी है गिवन क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चंस आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा, यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। आप यूपीएससी के क्वेश्चंस दे के देखिए, है ना, वहां पे कि आपको कोडिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे वैसी बात तो नहीं हो रही है ना जेपीएससी के अंदर में। तो एक्चुअली डेफिशिएंसी किस बात की थी कि राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर वे में नहीं किया गया। आंसर राइटिंग जो एक आर्ट है वो डेवलप नहीं किया गया आपके द्वारा, आपने उस डायरेक्शन में नहीं सोचा, मेहनत करने से थोड़ा चूके। तो अगर हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा आंसर राइटिंग के साथ कर ले तो क्या मतलब, एक जो कि जहां पे कि एक गोल्डन फ्यूचर इंतजार कर रहा है कि नहीं चलिए सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, साथ में आंसर राइटिंग करते हैं। और आंसर राइटिंग के साथ साथ देखिए हर कुछ एक आर्ट है। इंट्रोडक्शन कैसे बेहतर लिखें, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह देने होते हैं, कंटेंट क्या दें, कंक्लूजन आपका कैसा रहे, कैसे डायग्राम को यूज करें, एग्जांपल्स कैसे इन आंसर के तौर पे हो जाएंगे, कहाँ जो है आपको गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, फ्लो चार्ट को कैसे सीखना है यूज करने के लिए। तो एक एक बारीकी को जब तक नहीं सीखेंगे तो बाकी लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, आप नहीं करेंगे तो कोई और करके लेके जाएगा, उनको ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो जब बारी आपकी है, जब आपने मेहनत की है, पीटी पास किया है, और जब मेंस की बारी है तो पूरा फुल एफिशिएंसी के साथ जाइए, फुल एनर्जी के साथ जाइए। जो डेडिकेशन आप डे फर्स्ट से तैयारी करने में लगे हुए थे वो पूरा का पूरा थोड़ा सा और उसको बढ़ाइए, ताकि आंसर राइटिंग कर पाए। डेली का एक छोटा, तो मान लीजिए 10 मार्क्स के लिए ही आप लिख रहे, तो आंसर राइटिंग का आर्ट डेवलप हो रहा है ना, कि आपको क्या लिखना है 10 मार्क्स में, है ना, क्या लिखना है 20 मार्क्स में। और धीरे धीरे करके, इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप 2 मार्क्स के लिए लिखिए, रुकिए मत, बस लिखिए, 5 मार्क्स के लिए लिखिए। और ये तो दिमाग पे ट्रिगर होना चाहिए ना, कि आपका माइंड शांत आइडल कंडीशन में नहीं पड़ा है। इनफैक्ट वो सोच रहा होता है क्या कि अच्छा इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 5 मार्क्स में हमें क्या, वो बेस्ट हमारे पास 60 वर्ड्स है जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट को बतला पाते हैं इन्हीं 50-60 शब्दों के अंदर में। और जब बारी आएगी मान लीजिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से 250 मार्क्स में, 250 वर्ड्स में कभी दें आपको, या 150 वर्ड्स में कभी दें। और फिर बारी आएगी जब जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से 40 मार्क्स में लिखने के लिए, तो उस वक्त आप क्या लिख सकते हैं। तो सारा एक गेम है, सारा एक एनर्जी है, इंथुइज्म है कि आप किस डायरेक्शन में और किस तरह से मूव कर रहे हैं, गाइडेंस क्या मिल रहा है, मेंटरशिप कहाँ से ले रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है, आप कितने मोटिवेटेड हैं उस रिजल्ट को लेकर के। तो बहरहाल आइए हम लोग जो 20वां क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीए में वर्क्स एज एन एजेंसी ऑफ, तो थोड़ा हम लोग एनडीएमए के अराउंड बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा
कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपने कंट्री में एक लॉ आया था सबसे पहले, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और इस लॉ के तहत 3 बॉडी का क्रिएशन होता है। जो एपेक्स लेवल बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो स्टेट लेवल बॉडी है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, एसडीएमए एंड डीडीएमए। आपने देखा होगा कि एनडीएमए का कंपोजिशन पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, एसडीएमए चीफ मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो को चेयरपर्सन होते हैं, और उसमें और एक और को चेयरपर्सन में यानी कि एक और होंगे जो इलेक्टेड बॉडी है ना, जो इलेक्टेड बॉडी ऑफ जिला परिषद, वो भी उसके चेयरमैन होते हैं। तो डीडीएमए में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 2-2 लोग चेयरमैन होते हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट या एनडीएमए जो एक स्टेट्यूटरी बॉडी, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के पर्सपेक्टिव से 3 बॉडी का क्रिएशन, तो इसको कौन सी बॉडी बोलेंगे हम लोग? स्टेट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय। फिर से बोल दे रहा हूं, जब भी कोई बॉडी किसी पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू बनाई जा रही है तो उसको हम लोग वैधानिक निकाय बोलते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। यानी कि वो अपने पावर्स, फंक्शंस, कंपोजिशन, ड्यूटीज वगैरह सब कहां से डिराइव कर रहे हैं? उसी लॉ के अंदर से डिराइव कर रहे होते हैं। तो एनडीएमए को जब बनाया गया तो वो कहां पे, किस मिनिस्ट्री के अंदर में ऑपरेशन होता है? यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट मैटर ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में गवर्न होता है, उसी के अंदर में ऑपरेशनल है। और एनडीएमए लाइक वाइज कहां पे गवर्न हो जाएगा? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंदर में। तो सारी चीजें हैं, तो आसान सा इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन से मंत्रालय के अधीन एक अभिकरण के रूप में कार्य करता है? तो ऑब्वियस आंसर इज ए, गृह मंत्रालय। अभी देखिएगा 2024 में लास्ट क्वार्टर में 2000 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके अंदर में एक अमेंडमेंट करने वाला बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, है ना। उस बिल के भी कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अर्बन लेवल पे जो डिजास्टर हो जाते हैं, यानी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाने की बात की गई है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तो बहुत बड़ा इफेक्टिव चीज होने वाला है ना, अगर ये लॉज बन जा रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, कुछ सब्जेक्ट मैटर बदलेंगे डीएमए के अंदर में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में। तो ये करंट अफेयर्स वाली है। अब सपोज जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कुछ आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो जाता है, तो ये सारे करंट की चीजें उसमें जब आप कर रहे होंगे तो विथ प्रॉपर नोट्स, है ना, आपको जब क्लास में नोट्स करवाया जाएगा या फिर समझाया जाएगा, तो प्रॉपर वे में आपको इंक्लूड करना है कि ठीक है ये एस्पेक्ट हैं। और उसमें अगर सपोज ऐसा है डिजास्टर मैनेजमेंट, हालांकि कोर स्पेसिफिक टाइप में आपके पास है नहीं पढ़ने को, बट वो पार्ट एंड पार्शल हो जाता है सिविल की तैयारी का। तो ये करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको करंट को भी लिंक करके रखना है, और जो बच्चे ऐसा करते हैं ऑब्वियसली दे गेट गुड मार्क्स, और यही चीज धीरे धीरे करके उनके ओवरऑल रैंकिंग को डिटरमाइन करता है, और फिर वो पोजीशन बड़े आराम से ले लेते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, और फाइनली रिजल्ट भी आ जाता है उनका। तो जो आज के वीडियो में हमने जो 10 बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको करवाया, और जीएस नेक्सस के बारे में थोड़ा सा बतलाऊंगा आपको। जो इंस्टीट्यूशन है, हम लोग एक डेडिकेटेड वे में मेहनत कर रहे हैं। आप या तो वीडियो के माध्यम से भी समझ पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कोर टीम है। हमने हमेशा इस बात को हाईलाइट किया कि क्वालिटेटिव जो असेसमेंट है स्टूडेंट का, क्वालिटेटिव जो दिया जा सके, है ना, क्वालिटेटिव स्टडी प्रोवाइड करवाया जा सके, सो दैट कि जो उनका विजन है अपलिफ्ट हो, एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल एबिलिटी उनके अंदर में डेवलप हो सके, और चीजों को खुद वो एनालाइज कर पाए, है ना। रटे रटाए मेथड से तो खैर सिविल नहीं निकलेगा। और दूसरी बात ये है क्या कि एक जब कंपिटेंट जो गाइड होंगे, कंपिटेंट जो मेंटर होगा आपको, तो वही तो आपको ड्राइव कर पाएगा, आगे लेके जा सकता है ना। अगर आप मेंटरशिप ही थोड़ी मतलब अच्छे लेवल की ना हो, तो लर्निंग जो आउटकम है वो तो अच्छा नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो आप मतलब जो तैयारी है, सबसे पहले तो इस बात को इंश्योर करिए कि तैयारी आपकी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देखिए कि आप जो है क्वेश्चंस पे मत जाइए कि हाँ वो क्वेश्चंस आपको आ गया। जैसे सपोज ये क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडियन फेडरलिज्म। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, भारतीय संघवाद में संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये मत जाइए क्या कि भाई क्वेश्चंस आसान है ना। उसमें जो जितने भी मान लीजिए मेंस में जो बच्चे लिख रहे हैं, सब तो यही लिखेंगे ना, मतलब उनमें से माना कि 20% जो है ऐसे ही आ गए, नहीं थी तैयारी, है ना, कुछ ने छोड़ भी दिया। बट जो बचे हैं, है ना, नियर अबाउट 70%, 65%, ये तो आपके टक्कर के हैं।
तो उसमें जो आपको ओवरकम करना है अपनी राइटिंग एबिलिटी के थ्रू, आपने जो लर्निंग आउटकम पे टाइम दिया क्लास में, है ना, राइटिंग पे, जो आपने आर्ट डेवलप करी सीखने के लिए कि कैसे हम एक मोस्ट रैशनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को पढ़िए, जो स्कीम्स वगैरह हैं उन सबको बिल्कुल से इन हैंड रहिए कि कहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी यूज करने की। जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नोट्स बनाइए उसका, सो दैट कि राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग पार्ट में उसको इंक्लूड करना सीखें आप, है ना। डेली का कुछ ना कुछ लिखिए, लिख करके एवोल्यूशन कराइए, एवोल्यूशन सही होगा तो आप धीरे 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 उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं ना। तो दो तीन चीजों का है कि आपका जो ये मतलब जो कंटिन्यूअस मेहनत है, सस्टेनेबल जो आपका सस्टेनेबल लेवल की मेहनत है ना, सतत जो मेहनत है, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, जो गाइडेंस और मेंटरशिप होगी वो बिल्कुल फ्रूटफुल होना चाहिए, वर्थफुल होना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को भी देखिए। दूसरी बात है क्या कि आपकी तरफ से क्या पुरजोर कोशिश की जा रही है रिजल्ट को देने के लिए। तो आप पीटी के लिए तो नॉर्मल है, आप देख ही पा रहे होंगे कि अच्छी सिंसियरिटी है ना, कर लिया आपने, बट मेंस में आपको करना पड़ेगा, है ना, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना एनालिटिकल पावर डेवलप किए, बिना इस बात को समझे कि राइटिंग एक आर्ट है, तो मेंस में दिक्कत हो जाती है ना। जब तक आप करेंगे नहीं तो फिर वो होगा भी नहीं, और फिर धीरे धीरे चीजें, फिर इंटरव्यू में भी तो आप यही चीज सीखते हैं ना कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप एग्जामिनर के लिए कर रहे हैं कॉपी के थ्रू, और इंटरव्यू में भी आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, बट ओरली, इट इज ओरली। सो अपने आप को मौका दीजिए, है ना, और बिल्कुल अलाइन हो जाइए, और नेक्स्ट जेपीएससी के लिए बिल्कुल एक नए जोश, जुनून, उत्साह के साथ लग जाइए कि अगर 10 भी सीट आएगी, एक भी सीट आएगी, एक, इवन मैं बात बोल रहा हूँ एक सीट की, तो अपने को इस कदर बढ़ा लेना, अपने अपने कद को इस कदर बढ़ा लेना है कि वो चांसेस भी आपके ही हो पाए, होपफुली। तो उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत होगी, उसके लिए हमें जो आंसर राइटिंग स्किल है वो करना होगा, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सिविल सर्विस है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो एक इंटीग्रल एस्पेक्ट के साथ चीजों को करना होता है, और बहुत कुछ नहीं है, बस एक बार मन में ठाना तो बस उस डायरेक्शन में बढ़ जाइए। बाकी हेल्प करने के लिए सब कोई है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जाएंगे और ये बोलेंगे क्या कि मेरा ये आंसर है, प्लीज देख लीजिए, एवोल्यूशन कर दीजिए, नहीं क्लास नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कोई भी कर देंगे होपफुली। अगर कोई ना भी करे तो हम लोग तो जरूर कर देंगे। बशर्ते आप लिखिए, है ना, आप समय दीजिए, मेहनत करिए अपने आप के लिए। तो इन्हीं सारे उम्मीदों के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें थोड़ा बारीकी समझेंगे कि कैसे क्या लिखा जाता है, कंटेंट पे वर्क करेंगे। हालांकि देखिए, आंसर राइटिंग एक वीडियो के थ्रू नहीं समझा जा सकता है कि आंसर राइटिंग में क्या करें, नहीं स्पून फीडिंग है नहीं, सिवाय इसके कि आप क्या लिखना शुरू, कब से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो मैटर यही करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उठिए और लिखना शुरू कर दीजिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैसी राइटिंग है मेरी, क्या सर क्या बोलेंगे, है ना, गलत लिखा बहुत ज्यादा, नो, अब बस करिए ना, वो धीरे 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 आप डेवलप। हाँ, एक चीज और है कि जब भी आप राइटिंग करें तो उसमें टाइम मेंशन जरूर करें, है ना। आपको धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले तो क्वेश्चंस का क्या डिमांड है, होपफुली जेपीएससी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर्स के साथ, मतलब एक प्रेजेंटेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सीखना है आपको। फिर उसके बाद यानी कि हेडिंग, सब हेडिंग, कहाँ पे डायग्राम यूज करना है, कहाँ पे, मतलब इलुस्ट्रेटिव होना चाहिए वो आंसर। जैसे आप देखिए गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट पढ़िए, लेट्स से गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्या वो रिपोर्ट आपको कंफ्यूज करने वाला होता है? तो यही चीज उम्मीद करिए ना कि आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं 40 मार्क्स के लिए, उस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में, है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस क्वेश्चन के मार्फत एग्जामिनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो उसको भी आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप अगर गोल गोल घुमाएंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा, और वो क्या ऐसे कंडीशन में फेवर करेगा क्या कि हाँ, दिस कैंडिडेट में बी फ्रूटफुल फॉर द झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बना पाएगा ये पर्टिकुलर कॉपी जिसकी है वो वाला स्टूडेंट। तो बस कोर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। तो बार बार मैं फोकस करता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी, और दूसरी बात आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल का कितना विकास हो पाया। सो योर रिजल्ट इज द सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी, और दूसरी बात आपकी जो प्रशासनिक क्षमता है उसका कितना डेवलपमेंट हो पाया, और सारी चीजें समाप्त होकर के ही फाइनली आपका रिजल्ट का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।
Hit the like button and subscribe the channel for such updates.